मास्टर ऑफ इकोनॉमिक्स अगर आप इग्नू से कर रहे हैं तो उसके MEC 103 कोर्स यानी क्वांटिटेटिव मेथड्स के ब्लॉक 1 से यूनिट 3 का टॉपिक डेरिवेटिव्स मैं आपको इस वीडियो में पढ़ाने वाला हूं। डेरिवेटिव्स की इम्पोर्टेंस इसलिए हो जाती है क्योंकि इकोनॉमिक्स में इसका एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है। जब आप डिमांड फंक्शन पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स में तो वहाँ डिमांड फंक्शन में चेंजेस जो हैं आपको अगर स्टडी करने हैं कि क्वांटिटी में होने वाले चेंजेस की वजह से प्राइस में कितना चेंज हो रहा है या प्राइस में होने वाले चेंजेस की वजह से क्वांटिटी में कितना चेंज हो रहा है, तो वो सब आप डेरिवेटिव्स की हेल्प से स्टडी करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट आप पढ़ते हैं कंज्यूमर थ्योरी में। इलास्टिसिटी को फाइंड आउट करने के लिए डेरिवेटिव्स का ही एप्लीकेशन इकोनॉमिक्स में होता है। तो आइए बढ़ते हैं इस टॉपिक पर आगे, डेरिवेटिव्स को स्टडी करते हैं। डेरिवेटिव क्या है, सबसे पहले हम ये जान लें। मैंने आपको बताया अभी कि चेंज इन वन वेरिएबल बिकॉज ऑफ अ चेंज इन अनदर वेरिएबल, यानी एक चर में होने वाले परिवर्तन के कारण दूसरे चर में कितना परिवर्तन होता है, यह हम डेरिवेटिव से स्टडी कर सकते हैं। तो डेरिवेटिव जो है वो क्या है, किसी फंक्शन के मेजर्स द फंक्शन रेट ऑफ चेंज। तो ये रेट ऑफ चेंज को स्टडी करने में हमें हेल्प करता है। तो एक चर में होने वाले परिवर्तन की वजह से दूसरे चर में जो परिवर्तन हो रहा है वो कितना तीव्र है, यह जानने का प्रयास हम डेरिवेटिव से करते हैं। मैं आपको यहाँ बता दूं कि हम यहाँ बात करेंगे इंक्रीमेंट ऑफ अ वेरिएबल की, इंक्रीमेंट ऑफ अ वेरिएबल x इन चेंजिंग फ्रॉम वन वैल्यू टू अनदर, फ्रॉम वन वैल्यू टू अनदर। तो अगर हम बात करें कि हमारे पास कोई एक वेरिएबल है x, उसकी पहले वैल्यू थी x1 और उसकी चेंज होने के बाद वैल्यू हो गई x2, तो हम कह सकते हैं कि डेल्टा x हमारा होगा x2 माइनस x1। तो देखिए, अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं फर्स्ट वैल्यू को सेकंड वैल्यू से, वी गेट द डिफरेंस एंड दिस डिफरेंस इज बेसिकली द इंक्रीमेंट ऑफ x, और इसको हम डेल्टा x से डिनोट करते हैं। आप डेल्टा x ही याद कीजिएगा, h याद करने की आप कोशिश छोड़ दें। एक फंक्शन है जिसको हमने डिफाइन किया है y इज इक्वल टू एफ एक्स। फंक्शन क्या होता है, जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता मैं फिर भी एक बार बता देना चाहता हूँ। वैसे स्टूडेंट्स, आपको क्लास 12 का मैथमेटिक्स एक बार रिवाइज कर लेना चाहिए अगर आपको MEC 103 कोर्स को अच्छे से स्टडी करना है। तो फंक्शन क्या होता है, ये बेसिकली एक फंक्शनल रिलेशनशिप एक्सप्लेन करता है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि y इज इक्वल टू एफ एक्स जो है बताता है कि y x का एक फंक्शन है, x में कुछ चेंजेस होते जाएंगे जिनकी वजह से y में चेंजेस आते हैं। तो अगर हम इसको ऐसे लिख दें, q इज इक्वल टू 3p, तो ये एक फंक्शनल फॉर्म हो गई। या हम लिख दें y इज इक्वल टू 5x, ये एक फंक्शनल फॉर्म हो गई। तो यानी कि x की वैल्यू अगर 1 है तो y की वैल्यू 1 को मल्टीप्लाई 5 से कीजिए तो y की वैल्यू 5 आ जाएगी। अगर हमारा प्राइस 2 रुपीज है तो 2 को मल्टीप्लाई कीजिए 3 से तो क्वांटिटी हमारी 6 आ जाएगी। तो इस तरीके से ये फंक्शनल रिलेशनशिप्स एक्सप्लेन की जाती हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, स्वतंत्र चर है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि उसकी वैल्यूज जो है हम डिटरमाइन कर सकते हैं, और y की वैल्यूज जो है वो कोरस्पॉन्ड करेंगी x की वैल्यूज को, यानी x की वैल्यूज आप जैसे जैसे चेंज करते जाएंगे y की वैल्यूज उस फंक्शनल फॉर्म की वजह से चेंज होती जाएंगी। आप यहाँ देखिए, x को आप चेंज करते हैं तो y ऑटोमेटिकली चेंज होता जाएगा। x की हर वैल्यू को 5 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, यू गेट अ फ्रेश वैल्यू ऑफ y। यहाँ देखिए, वी हैव y प्लस डेल्टा y विच इज अ फंक्शन ऑफ x प्लस डेल्टा x। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू में एक चेंज आया। ओरिजिनल फंक्शन हमारा ये है y इज इक्वल टू एफ एक्स,
अगर x की वैल्यू में चेंज आया और वो चेंज है हमारा डेल्टा x, तो x की ओरिजिनल वैल्यू पहले थी x और उसमें चेंज आया डेल्टा x, तो अब x की वैल्यू हो गई x प्लस डेल्टा x, और जो हमारा फंक्शन आएगा ओरिजिनल फंक्शन में x वैल्यू पुटअप करने पर हमें y रिसीव होता था, लेकिन अब क्योंकि x की वैल्यू x प्लस डेल्टा x है, तो इसलिए y जो हमारा है डिपेंडेंट वेरिएबल, उसकी कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू होगी y प्लस डेल्टा y। तो अगर हमें डेल्टा y कैलकुलेट करना है तो सिंपली आप जो ये हमारा डेल्टा y है इसको कैलकुलेट करने के लिए आप देखिए ये हमारा ओरिजिनल फंक्शन था fx, इसमें से हमारा जो चेंज इन x वैल्यू के बाद जो हमारा फंक्शन है उसमें से यानी सेकंड वैल्यू में से आप फर्स्ट वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दें, तो हमें डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू में चेंज भी अचीव हो जाता है। इन सबको आप बाद में इजीली समझ पाएंगे जब मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दूंगा। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर, अगर आपने डेरिवेटिव का मीनिंग समझ लिया है तो एक एग्जांपल देखिए। मान लीजिए कि ये एक फंक्शनल फॉर्म है y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स की पॉजिटिव वैल्यूज, यानी x की हम कोई भी वैल्यू पुटअप करें, क्योंकि x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उसकी कोई भी वैल्यू पुटअप करें, उसका स्क्वायर रूट लें, तो स्क्वायर रूट की जो पॉजिटिव वैल्यू होगी वो हमारी y की वैल्यू होगी। तो मान लीजिए यहाँ x जो है वो पहले हमारा 4 था, तो अगर हम यहाँ देखें y इज इक्वल टू प्लस 4 अगर हम रखते हैं तो देन वी गेट y इज इक्वल टू 2। 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, उसकी पॉजिटिव वैल्यू 2 हम रखेंगे। अब मान लीजिए कि x की जो वैल्यू है वो इंक्रीज होगी 4 से 4.1, तो x में चेंज कितना आया 0.1 का, y में चेंज कितना आएगा हमें ये देखना है। तो y की जो ओरिजिनल वैल्यू थी वो थी 2, और अब हो जाएगी 4.1 का स्क्वायर रूट यानी 2.025 लगभग। तो y में चेंज कितना आया, इसे सब्ट्रैक्ट कर दें आप नई वैल्यू में से, तो यू गेट डेल्टा y इज इक्वल टू दिस। अब मान लीजिए कि x जो है बढ़ने के बजाय घट जाए, डिक्रीज हो जाए, और इसकी ओरिजिनल वैल्यू थी घटकर 3.9 रह जाए, तो इस केस में क्या होगा, डेल्टा x हमारा माइनस 0.1 आएगा। 4 में से आप 3.9 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यू गेट माइनस 0.1 दिस वैल्यू। और y में क्या चेंज आएगा, y की वैल्यू जो ओरिजिनली 2 थी दिस वन, अब फ्रेश जो वैल्यू आएगी y की, वो आएगी 3.9 को स्क्वायर रूट करके वो आएगा 1.975, और 2 में से आप 1.975 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, सो यू गेट डेल्टा y इज इक्वल टू 0.025। तो ये जो डिफरेंसेस होते हैं इनको हम इंक्रीमेंट भी बोलते हैं। इंक्रीमेंट्स आर ऑलवेज रेकन्ड फ्रॉम द आर्बिट्रेरीली फिक्स्ड इनिशियल वैल्यू ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल x। तो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है हमारा x, उसकी जो इनिशियल वैल्यूज हैं उनसे हम कैलकुलेट करते हैं इंक्रीमेंट्स को। और मैं आपको बता दूं इनिशियल वैल्यूज भी ग्रेजुअली चेंज हो सकती हैं अगर हम फ्रेश एक इनिशियल वैल्यू मान लें। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, अगर हमारे पास 3 स्टेप्स हैं, तो यहाँ देखिए, तो स्टेप 2 के लिए आपको डिफरेंस निकालना है, तो 2 में से 1 की वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे। लेकिन अगर आपको यहाँ अगर आपको इंक्रीमेंट देखना है तो 3 में से 2 की वैल्यू आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो दैट मीन्स इस बार स्टेप 2 जो था आपका वो इनिशियल वैल्यू हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ बेसिक रूल्स हैं। देयर आर सेवरल रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, आप बुक में देखेंगे बहुत सारे रूल्स आपको बताए जाएंगे, लेकिन कुछ हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और बहुत बेसिक भी हैं, और इकोनॉमिक्स में उनका एप्लीकेशन अदर रूल्स के कंपैरिजन में आप ज्यादा पाएंगे मास्टर्स के लेवल पर। सबसे पहला रूल, किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव जो है वो जीरो होता है। c इज अ कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होते हैं, जैसे 3 है, 5 है, 7 है, 10 है, एनी वैल्यू लाइक दिस, ये सब कांस्टेंट्स हैं, इनका डेरिवेटिव हमेशा जीरो होता है। और डेरिवेटिव लिखने का तरीका देख लीजिए, d ब्रैकेट में c यानी कि वो जिसका हम डेरिवेटिव फाइंड आउट कर रहे हैं, और डिवाइडेड बाय dx, यानी वी आर टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x वेरिएबल। तो क्योंकि यहाँ जिस फंक्शन का हमें डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है उस फंक्शन में x है ही नहीं, तो इसलिए ये कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव है वो जीरो हो जाता है।
अब देखिए एक और हमारे पास फंक्शन है, जैसे c5x। c अगेन यहाँ एक कांस्टेंट है और 5x क्या है, वो एक फंक्शन है प्रॉपर, जिसमें x एक वेरिएबल है। इसका अगर हम डेरिवेटिव फाइंड आउट करें dx के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ आप रूल देखिए, क्योंकि c एक कांस्टेंट है तो c को हम बाहर निकाल लेंगे। यहाँ ये c आप देखिए इस फंक्शनल फॉर्म से आप बाहर ले लेंगे, और जो बचा हुआ जो हमारा फंक्शन है जिसमें x एक वेरिएबल है, उसका आप डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेते हैं। तो एग्जांपल मैं दे रहा हूं, अगर हमारा 4x ये एक हमारा फंक्शन है, तो इसका डेरिवेटिव हम कर सकते हैं d4x अपॉन dx। तो यहां हम लिखेंगे 4 dx अपॉन dx एंड वी गेट 4 एज द आंसर। आगे देखिए कि अगर जो आपके यहाँ पे एडिशन या सब्ट्रैक्शन है फंक्शन का, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, इसमें मैं आपको बता दूं, अलग अलग आप दोनों का इस तरीके से डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लीजिए और उसको ऐड कर दीजिए। सॉरी, दिस इज एक्चुअली दिस एंड दिस अपॉन dx। ये जो यहाँ प्लस साइन है, ये डिपेंड करेगा, यहाँ प्लस है तो ये प्लस होगा, और अगर यहाँ माइनस है तो ये माइनस होगा। तो दैट मीन्स अगर फंक्शंस का एडिशन है तो उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए आप इंडिविजुअल फंक्शंस के डेरिवेटिव फाइंड आउट कीजिए और उनको सम कर दीजिए। तो कुछ बेसिक रूल्स थे, इनको हम काफी यूज करते हैं इकोनॉमिक्स में। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स इन इकोनॉमिक्स की जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी, उसमें आप देखेंगे कि ये रूल्स आपके लिए काफी यूजफुल हो रहे हैं। फिर मैंने स्पेस दिया है एग्जांपल के लिए। यहाँ पे सपोज हमारे पास फंक्शन है 4x प्लस 9x। तो इसका हमें डेरिवेटिव फाइंड आउट करना था, तो हम इनका सेपरेटली कर सकते हैं ऐसे, d4x अपॉन dx प्लस d9x अपॉन dx एंड वी गेट 4 dx अपॉन dx प्लस 9 dx अपॉन dx, वी गेट 4 प्लस 9 इज इक्वल टू 13। ये एक सिंपल सा मैंने एग्जांपल आपको यहाँ दिया है कि किस तरीके से ये तीनों रूल्स जो हैं इनका एप्लीकेशन है। एक्चुअल में इतने इजी फंक्शंस जो हैं जरूरी नहीं है आपको मिलेंगे एग्जाम में, थोड़ा सा इनसे टिपिकल मिल सकते हैं। आगे आने वाली स्लाइड्स में आपको हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स भी फाइंड आउट करने होंगे, कि सपोज ये 4x स्क्वायर हो और ये 9x क्यूब हो, देन हाउ विल यू डू इट। अब डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट आप देखिए डायग्रामेटिक फॉर्म में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक्स में, क्योंकि इकोनॉमिक्स में आप बहुत सारे कर्व्स को स्टडी करते हैं। आपने देखा होगा कि इंडिफरेंस कर्व जो हैं, या आपका अदर जो कर्व हैं, चाहे आइसोकोंट है या और कोई कर्व है आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स में, तो वहाँ बहुत सारे कर्व्स को आप स्टडी करते हैं। और उन कर्व्स में अगर आप बात करें माइक्रो इकोनॉमिक्स में कंज्यूमर थ्योरी में, तो आप देखते हैं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम उस स्थान पर होता है जहाँ कंज्यूमर का जो इंडिफरेंस कर्व है और उसकी जो बजट लाइन है, दोनों एक दूसरे के टेंजेंट हो। तो बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व अगर स्पर्श रेखा बनाते हैं एक दूसरे से, तो वो हमारा इक्विलिब्रियम यानी संतुलन, उपभोग का संतुलन कहलाता है। यहाँ इसमें देखिए ये डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट क्या है, ध्यान दीजिए। ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पे हमारा ये वेरिएबल x0, x1, x डैश, यानी कि x जो हमारा वेरिएबल है उसकी वैल्यूज चेंज हो रही है x0 और x डैश के बीच में। पॉइंट्स पर ध्यान दीजिए, यहाँ दो पॉइंट है P और Q। यहाँ जो फंक्शन है, द फंक्शन ड्रॉन हियर इज y इज इक्वल टू fx, यानी x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। यूजुअली हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को x एक्सिस पर लेते हैं,
और डिपेंडेंट वेरिएबल को y एक्सिस पर लेते हैं। जरूरी नहीं ये यहाँ फंक्शन जो है y इज इक्वल टू एफ एक्स ही हो, अगर ये q इज इक्वल टू एफ पी हो तो हम q को यहाँ लेंगे और p को इधर ले लेंगे हम। तो यहाँ हम देखते हैं लेट p एंड q बी 2 पॉइंट्स ऑन दिस फंक्शन। ये p एंड q जो है ये सिंपल पॉइंट्स हैं, ये हमारा प्राइस और क्वांटिटी नहीं है। तो यहाँ देखिए p एंड q आर 2 पॉइंट्स। वी स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट P, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं और हम देखते हैं कि दैट वेयर x इज इक्वल टू x0, यानी कि x की जो वैल्यू है वो x0 है। और जब हम Q पर पहुंचते हैं, यहाँ पहुंचते हैं, तो देखते हैं कि x की वैल्यू x डैश है। वेरिएबल x की वैल्यू x0 से इंक्रीज होकर x डैश पहुंच जाती है जब हम पॉइंट P से Q पर ट्रेवल करते हैं। अब देखिए सपोज x हैज राइजन, x इंक्रीज हो गया, कहां से कहां, x0 टू x डैश, यहाँ ये इंक्रीज हो गया। डेल्टा x कितना होगा, ये यहाँ गलत लिखा हुआ है, ये गलत लिखा है, ये एक्चुअली होना चाहिए x डैश माइनस x0, क्योंकि इनिशियल वैल्यू को डिक्रीज किया जाता है फाइनल वैल्यू में से। तो x डैश माइनस x0 ये आपका होगा, इसे हम कहेंगे डेल्टा x, राइट। एज ए रिजल्ट y हैज चेंज्ड फ्रॉम p टू q। जो y की वैल्यू है वो आप देखते हैं इस वर्टिकल एक्सिस पर आप मेजर करते हैं, ऑर्डिनेट जिसे कहते हैं। तो y एक्स पर इसको देखते हैं हम। अब यहाँ देखिए कि p से q पर, यानी यहाँ से q पर y शिफ्ट हो रहा है, इसमें चेंज कितना आएगा, x की वैल्यू में चेंज आया डेल्टा x, y की वैल्यू में चेंज आया, आप देखें अगर यहाँ तो ये लगभग ये आप देख सकते हैं, ये जो यहाँ पे हाइट है जिसे हम कह रहे हैं क्यू आर, और x की वैल्यू में जो चेंज है वो है दिस इज पी आर। p ये पॉइंट है, ये जो पॉइंट है ये p है। तो पी आर और क्यू आर दोनों चेंजेस हैं। डेल्टा y और डेल्टा x की वैल्यूज हमें इनसे मिलती है, तो इससे हमें ये मिल गया डेरिवेटिव। और ये डेरिवेटिव जो है ये टेन थीटा है, इसको हम फिर कभी आपको समझाएंगे कि टेन थीटा ही क्यों है। लेकिन अगर आप नॉर्मली कोई कर्व बनाते हैं तो उस नॉर्मल कर्व को बना करके आप देख सकते हैं कि क्यू आर की वैल्यू और पी आर की वैल्यू मेजर करना आपके लिए डिफिकल्ट नहीं है, और इसको डिफिकल्ट करके इसको मेजर करके आप ये डेरिवेटिव की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। और डिटेल में जानते हैं अब इस डायग्राम के बारे में। ये जो डायग्राम है इसमें अभी तक आपने जो देखा कि डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स में जो चेंजेस हुए हैं, इट शोज दैट क्यू अप्रोचेस पी। क्यू जो है जब ये पी को अप्रोच करता है, यानी जब हम क्यू से ट्रेवल करना शुरू करते हैं और पी की तरफ ट्रेवल करते हैं, तो क्या होता है, ये जो कर्व है, इस कर्व पर अगर हम यहाँ ऐसे ट्रेवल कर रहे हैं, ऐसे ट्रेवल कर रहे हैं क्यू से पी की तरफ अगर हम जा रहे हैं, तो हम देख सकते हैं कि जो हमारी स्ट्रेट लाइन जो हमें ज्वाइन कर रही है पी से क्यू पर, ये जो स्ट्रेट लाइन है ये स्टीप होती जा रही है, यानी इसका ढाल जो है वो बढ़ता जा रहा है जैसे जैसे हम क्यू से पी की तरफ मूव कर रहे हैं। तो और धीरे धीरे जैसे जैसे हम इधर मूव कर रहे हैं, तो आप देखिए कि हमारा ये जो x डैश है ये भी x0 के करीब पहुंचता जा रहा है। ये जो पूरा गैप है जिसे हम कहते हैं x डैश माइनस x0, x डैश माइनस x0, और ये बराबर आता है हमारा डेल्टा x के। तो डेल्टा x कम होता चला जाता है, और ये घटते घटते अगर ये पॉइंट Q हमारा यहाँ P पर ही आ जाए, तो ये जो गैप है, ये वाला गैप, ये घट करके जीरो हो जाएगा। यानी जब डेल्टा x जीरो अप्रोच करता है, तो ऐसे में क्या होता है, Q ऑलमोस्ट कोइंसाइड्स P, यानी Q लगभग P के ऊपर ही आ चुका होता है। द कोड PQ अल्टीमेटली बिकम्स टेंजेंट एट पॉइंट P। ये जो कोड था, कोड होता है किसी सेमी सर्कल में, ये जीवा जिसे हम हिंदी में कहते हैं, किसी सर्किल में
उसके सरकमफ्रेंस पर, परिधि पर दो बिंदुओं को जोड़ने वाली जो एक सीधी रेखा होती है वो कोड है। तो ये कोड घटते घटते आप देखेंगे ये यहाँ और कम हो गया, ये और कम होगा, और ये घटते घटते ये एक स्पर्श रेखा जो है हमारी, ये बन जाएगा इस कर्व पर। यहाँ आपको मैं थोड़ा सा, मैं एक बार ये बोर्ड क्लियर कर दूं। यस, सो ये जो हमारा कोड है, ये ये कम होता होता, अब देखिए ये घटते घटते जैसे जैसे क्यू पी के पास आएगा और यहाँ आकर के ये बिल्कुल ये एक स्पर्श रेखा बन जाएगा इस कर्व पर। लेट एम एन बी द टेंजेंट टू एफ एक्स। एम एन, ये एम और एन, ये एम एन क्या है, टेंजेंट है यानी स्पर्श रेखा है एफ एक्स पर, और एफ एक्स हमारा, ये देखिए y इज इक्वल टू एफ एक्स, ये हमारा जो कर्व बना है यही हमारा फंक्शन है एफ एक्स। तो एक बार फिर मैं इसे क्लीन कर दूं। तो ये हमारा जो कर्व है ये हमारा एफ एक्स है, और इस पर ये स्पर्श रेखा बनती है, ये टेंजेंट बनता है एम एन। दस द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, अगर सपोज हमें यहाँ यहाँ डेरिवेटिव फाइंड आउट करना था इस फंक्शन का, तो यहाँ एक हम ऐसे स्पर्श रेखा बनाए, यहाँ अगर हमें फाइंड आउट करना था तो यहाँ एक स्पर्श रेखा ऐसे हम बना सकते हैं। तो डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट ए पर्टिकुलर पॉइंट इज एक्चुअली द वैल्यू ऑफ द स्लोप ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट। और किसी भी, क्या करना है हमें यहाँ पे, इसका स्लोप फाइंड आउट करना है फंक्शन है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, यहाँ करें, कहीं भी करें, तो हमें एक टेंजेंट बनाना है। और कोई भी टेंजेंट यानी एक स्ट्रेट लाइन अगर हमने ड्रॉ कर ली है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो उसमें किन्हीं दो पॉइंट्स को आप लें, उसमें आप डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई की वैल्यू फाइंड आउट करें, उनका आप रेशो फाइंड आउट कर लें, यानी डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स जो है ये आपको स्लोप बता देगा, और वही आपका डेरिवेटिव होगा उस पर्टिकुलर पॉइंट पर। दस द डेरिवेटिव ऑफ ए लीनियर फंक्शन यानी जिसके लिए स्ट्रेट लाइन बनती है, और ये लीनियर फंक्शन नहीं था हमारा, है ये कर्वी लीनियर था, लेकिन इसके एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट बनाते हैं तो वो एक लीनियर हो जाएगा लाइन। सो द डेरिवेटिव ऑफ ए लीनियर फंक्शन इज कांस्टेंट। तो डेरिवेटिव कांस्टेंट होता है, यानी ये जो लाइन है इसमें आप देखेंगे इसका स्लोप थ्रू आउट सेम रहता है, लेकिन नॉन लीनियर फंक्शन जो है, जैसा कि ये नॉन लीनियर फंक्शन है, आर डिफरेंट, इसका जो स्लोप है वो डिफरेंट होता है डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स के लिए। तो एक्स की वैल्यूज जब आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक चेंज हो रही हैं, तो इसका स्लोप हर पॉइंट पे, इसका स्लोप आप देख रहे हैं हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है। तो यानी किसी भी पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट लाइन बनाएंगे, उस टेंजेंट लाइन का आप स्लोप फाइंड आउट करेंगे, तो वो किसी और पॉइंट पे बनने वाली टेंजेंट लाइन से डिफरेंट होता है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू नाउ। तो इस पर्टिकुलर प्लेस पे मैं एक बार फिर आपको कुछ समझाना चाहता हूँ। हाँ, तो यहाँ देखिए, ये जो सपोज इसमें P, ये हमने पॉइंट ले लिए हैं 4, ये हमने यहाँ 4 पॉइंट्स लिए हैं, और आप देखिए 1 2 3 एंड 4, इन पर अगर आप यहाँ टेंजेंट्स बनाएंगे तो उनके जो स्लोप हैं यू विल फाइंड कि वो डिफरेंट आ रहे हैं। और ये आप देखिए यहाँ पे, यहाँ ये देखिए x, यानी कि आपने हॉरिजॉन्टल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है एक्स एक्सिस पे, y देखिए, यहाँ देखिए डेल्टा एक्स की जो वैल्यू है वो यहाँ दोनों जगह सेम है, लेकिन डेल्टा वाई डिफरेंट आ रहा है। डेल्टा वाई
पहले स्लोप में ज्यादा है और दूसरे स्लोप में कम है। तो जैसे जैसे स्लोप चेंज होगा तो आप देख सकते हैं कि डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स की जो वैल्यू है वो भी चेंज होती जाएगी। यही डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट है। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव होता है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। पहले आप फर्स्ट डेरिवेटिव आप देख लीजिए। अगर आपको फंक्शन दिया है, ये मैंने अभी आपको बताया था कि x की जो वैल्यूज हैं वो हायर ऑर्डर में भी हो सकती हैं। यहाँ देखिए x रेज टू पावर 5, 4 काफी है। अगर ये फंक्शन आपको दिया गया है, इस फंक्शन का आपको कहा कि डेरिवेटिव फाइंड आउट कीजिए, तो मैं आपको बताना चाह रहा था कि यहाँ देखिए कि अगर x रेज टू पावर n है, इसको एक बार रब कर देता हूँ और थोड़ा क्लीनली लिखूंगा मैं इसको। अगर x रेज टू पावर n है और हमें इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो वो होता है n, यानी जो भी पावर है उसको आप पहले लिख लीजिए, और x और n माइनस 1, ये फर्स्ट डेरिवेटिव होता है। इसी को आप फॉलो कीजिए। यहाँ पे आप देखिए ये आपका फंक्शन है जिसका आपको डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो dy बाई डी एक्स, यानी इस फंक्शन का y का आपको डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं dy की जगह ब्रैकेट में ये पूरा फंक्शन लिख सकते हैं, यानी 4x रेज टू पावर 5, 7x रेज टू पावर 4 प्लस 3x प्लस 9, और बटे में इसके यू कैन राइट dx। इस तरीके से आप लिख सकते हैं और फिर एक एक का आप डेरिवेटिव फाइंड आउट करते रहिए। ये देखिए जब आप इस 5 को आप देखेंगे तो 5 को आप कहाँ लाएंगे, यहाँ। तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज 20, और x की पावर क्या होगी, n माइनस 1, यानी 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4। तो आपने एक कंपोनेंट का निकाल लिया। अब नाउ सेकंड एलिमेंट का आप देखिए 7x4, 4 मल्टीप्लाइड बाई दिस, 4 मल्टीप्लाइड बाई 7 इज इक्वल टू 28, और 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3, तो 28x रेज टू पावर 3। और यहाँ फिर थर्ड एलिमेंट 3x, यहाँ x की पावर होगी 1, तो 1 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो 3 बचेगा, और x की पावर बचेगी 1 माइनस 1, यानी x की पावर 0। और आप जानते हैं कि कोई भी वेरिएबल अगर उसकी पावर 0 है, x रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1, y रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1, यानी एनी वेरिएबल रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो आपका यहाँ 3 रह गया, और कांस्टेंट जो होता है 9 इज ए कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव जो है वो 0 होता है। तो इस तरीके से आपने यहाँ फर्स्ट डेरिवेटिव वैल्यू फाइंड आउट कर लिया है। तो इसको फाइंड आउट करने के बाद में अब आप सेकंड डेरिवेटिव भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आपका फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया। अब आपको सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। सेकंड डेरिवेटिव को फाइंड आउट करने के लिए उसको देखिए लिखते कैसे हैं। अगर ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव है y फंक्शन का, तो dy बाई डी एक्स, सेकेंड डेरिवेटिव d2y अपॉन dx स्क्वायर। ध्यान रखिएगा ये 2 यहाँ कहाँ रहा है और यहाँ कहाँ रहा है, राइट। तो अब आप इस फंक्शन का डेरिवेटिव जब आप फाइंड आउट करेंगे तो वो इस फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव कहलाएगा। तो इसका अब देखिए 20x रेज टू द पावर 4, तो 4 को आप मल्टीप्लाई करें 20 से तो यू गेट 80, और x की पावर आपकी बचेगी 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। नाउ 28 मल्टीप्लाइड बाई 3 गिव्स यू 84, और x की पावर 3 है, तो 3 माइनस 1 इज इक्वल टू x रेज टू द पावर 2। और यहाँ क्योंकि ये कांस्टेंट है, सो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है बताइए, सोचिए, दैट इज 0। तो ये आपका सेकंड डेरिवेटिव आ गया। थर्ड डेरिवेटिव भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। थर्ड डेरिवेटिव कैलकुलेट करने के लिए सिमिलरली वही प्रोसेस आपको फॉलो करना है, और इसको हम लिखते हैं d3y अपॉन dx रेज टू द पावर 3। यानी अगर आप सेकंड डेरिवेटिव का डेरिवेटिव फाइंड आउट करें, यानी डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड डेरिवेटिव, so that will be called the third derivative. Now see students, ये 80x raised to the power 3 था, 80 multiplied by 3 is equal to 240, और x की पावर जो 3 थी वो रह गई 2। 80x स्क्वायर 84x स्क्वायर था, तो 84 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू 168, और x स्क्वायर की
जो पावर है 2 - 1 = 1, तो x बचा यहाँ। तो दिस इज द हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। आप इसका फोर्थ डेरिवेटिव फाइंड आउट करके देखें, यानी कि आप d4y अपॉन dx4 फाइंड आउट करें कि वो क्या होगा, राइट? ये आप ट्राई कीजिए। सो द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन fx इज इन जनरल अ फंक्शन ऑफ x। दिस न्यू फंक्शन, ये जो नया फंक्शन आएगा आपके पास में, मे हैव अ डेरिवेटिव। जैसे ये जो फंक्शन था इसका डेरिवेटिव आ गया, और इसका भी डेरिवेटिव आप फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि ये आ गया। लेकिन अगर सपोज आपका फंक्शन था 4x, y = 4x, तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव आएगा dy/dx = 4। अब इसका सेकंड डेरिवेटिव आप फाइंड आउट नहीं कर सकते क्योंकि ये कांस्टेंट है। So second differential, the original derivative is called the first derivative। पहले वाले को हम first derivative कहते हैं, ये first derivative था। Similarly, the derivative of the second derivative is called the third derivative। तो first का derivative second derivative कहलाएगा, second का derivative third derivative कहलाएगा, and this process can keep on going। अगर variable की अभी भी, जो हमारा independent variable है, अभी भी उसकी कुछ powers बची हैं तो। So that was all about the derivatives, and I hope this video is helpful for you to learn the concept of derivatives, क्योंकि ये बहुत ही important concept होने वाला है, इकोनॉमिक्स में इसका काफी application है। तो that's all from here।